नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पाराशर। कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि वो अब मुस्लिम कांग्रेस पार्टी कहलाने के लिए तैयार है और ये बात पूरी तरह से साफ हो गई जब अधिवेशन चला। पहले ही दिन बहुत सारी बातें थी, पार्टी को कैसे रिवाइव करना है, पार्टी को कैसे आगे ले जाना है। गुजरात में 30 साल से जो पार्टी सत्ता से बाहर है वहां पर क्या रिवाइवल प्लान बनाना है। लेकिन जो बात कांग्रेस को दिखाई दी इतने बड़े अधिवेशन में और खासकर राहुल गांधी को, वो दिखाई दी कि हम मुसलमानों का साथ देते रहेंगे, भले ही हमें कुछ भी कहा जाए, हम उनके साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। और यही एक लाइन का रिवाइवल प्लान कांग्रेस पार्टी का इस 2 दिन का, अभी तो खैर अधिवेशन चल ही रहा है, उसमें नजर आया। आज भी जब उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी स्पीच दे रहे थे तो उसमें भी उन्होंने लगातार एक ही बात कही कि किस तरह आधी रात को देश में इस तरह से वक्फ कानून अमल में लाने के लिए जो प्रस्ताव रहा, जो कानून बनाया गया, जिस तरह से संसद में आधी रात तक बहस चली और उसके बाद जो भी कुछ हुआ वो तमाम बातें उन्होंने कही। तो क्रक्स ऑफ द मैटर यही है कि कांग्रेस ने आज ये साफ कर दिया है। अब जो होड़ लग रही है उसमें कांग्रेस को उसी के जो एलाइज है वही इस होड़ में आगे है। ममता बनर्जी भी उसके बाद सामने आ गई, उन्होंने भी कह दिया कि मुर्शिदाबाद से लेकर तमाम जगहों पर जो कुछ भी हो रहा है मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनके साथ खड़ी हैं और पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को हम लागू नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से भी आज एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में संभल, वहां से उनके जो सांसद हैं उन्होंने भी दाखिल कर दी। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक एआईएमआईएम हो, कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 सांसद हो, इमरान प्रतापगढ़ी और दूसरे सांसद, और तमाम जो नेता हैं वो एक एक करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर मनमानी के खिलाफ जो एक कानून लाया गया, ये पार्टियां क्यों तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक को ऊपर रखते हुए अपनी इस पॉलिसी को आगे बढ़ा रही हैं। और क्या जिस तरह से सीएए का मामला रहा, जिस तरह से ट्रिपल तलाक का मामला रहा, सुप्रीम कोर्ट से अब तक कोई राहत नहीं मिली है विपक्ष को, तो वही कुछ हालात इस बार भी दिखाई देंगे। क्योंकि कैविएट तो केंद्र ने भी दाखिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि पहले हमारा पक्ष सुना जाए, उसके बाद ही विपक्ष की बात सुनी जाए। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की, उसका रिवाइवल प्लान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी घोषित करने का बनकर रह गया है, और वो भी वक्फ की आड़ में। इसी पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें और बयान। तुष्टीकरण यानी पॉलिटिक्स ऑफ एबिजमेंट भारत की सोशल जस्टिस की मूल अवधारणा के पूरी तरह खिलाफ है। लेकिन कांग्रेस ने इसे वोट बैंक की राजनीति का हथियार बना दिया। 2013 में वक्फ कानून में किया गया संशोधन मुस्लिम कट्टरपंथियों और भू माफियाओं को खुश करने का प्रयास था। इस कानून को ऐसा रूप दिया गया कि उसने संविधान के ऊपर खड़ा होने का भ्रम पैदा किया। जिस संविधान ने न्याय के रास्ते खोले, उन्हीं रास्तों को वक्फ कानून ने संकुचित कर दिया गया। और इसके दुष्परिणाम क्या हुए? कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हुए। सिर्फ एक नोटिस आता था और लोग अपने ही घर और खेत के लिए कागज ढूंढते रह जाते। जो कानून न्याय के लिए था वो डर का कारण बन गया। ये कैसा कानून था? साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं। और उसके बाद
जो हमारे सिख भाई हैं आपके पास भी आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये आप पर आक्रमण नहीं है, और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है। आज जो हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। जनता के सरोकार के जरूरी मुद्दों पर बहस करने के बजाय सरकार कम्युनल पोलराइजेशन के लिए रात के 3-4 बजे तक संसद में बहस कराती रही। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वोका प्रॉपर्टी में लेके। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। प्लीज रिमेंबर, व्हेन दीदी इज हियर, दीदी विल प्रोटेक्ट यू एंड योर प्रॉपर्टी। जब तक हमारी बहनें अपने हक को हासिल नहीं करेंगी तब तक मैं नहीं समझता हूँ मुल्क कितना मजबूत होगा। ये 50% है और इन 50% का वक्त आ गया है जब इनको अपना हक मिलना चाहिए, और जो बिल पार्लियामेंट में पास की है उस पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए कि इनको अपना हक मिले। सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं, एवरीबडी एक्सेप्ट फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनकी लीडरशिप, सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। उमर साहब ने मुखालफत नहीं की, फारूक साहब ने मुखालफत नहीं की, पर मुल्क के अंदर तमाम मुसलमान और यहाँ तक कि जो सेक्युलर जमातें हैं सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। अगर ये मुसलमानों के हक में होता तो मुसलमानों के मडगुजारों पे इस वक्त कब्जा करने की कोशिश नहीं। कुछ ऐसा तत्व देश में अभी मौजूद है जो धार्मिक भावनाओं के आधार पे कुछ क्षेत्रों में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जो मुर्शिदाबाद में घटना सामने आई है वो भी उसका एक हिस्सा है, एक भाग है। अन्यथा अधिकांश लोग, मैक्सिमम मेजॉरिटी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल से खुश हैं। तो कश्मीर और मुर्शिदाबाद, ये दो जगह तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन बात यहीं नहीं रुक रही है, बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उन्होंने पूरी तरह से ऐलान कर दिया, और ऐलान ही नहीं किया बल्कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हम कहते हैं ना, व्हाट्सएप के जरिए सबको मैसेज किया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय को, कि कल से लेकर अगले 1 सप्ताह तक पूरे देश को शाहीन बाग बना दो, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन तेज कर दो, और पूरे देश में चप्पे चप्पे पर चक्का जाम करो। और उनकी बात सुनने के लिए सभी लोग बेताब भी हैं। तो अब क्यों भाई शाहीन बाग क्यों बनाना है? और धमकी खुले तौर पर दी जा रही है, और उनकी धमकी के साथ अगर राहुल गांधी खड़े हैं, ममता बनर्जी खड़ी हैं, ओवैसी खड़े हैं, अखिलेश यादव खड़े हैं, तो फिर तो समझ में ही आ जाता है ना कि आखिर शय कौन दे रहा है ऐसे विरोध प्रदर्शन को, शाहीन बाग बनाने की धमकियों को। आज इसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान जुड़ गए, परिचय करा देते हैं खास मेहमानों का आपसे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए विजय शर्मा जी अभी जुड़े नहीं हैं। हमारे साथ दुष्यंत नागर जी जुड़ रहे हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और समर्थक हैं कांग्रेस पार्टी के। अखिलेश कटियार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कुछ ही पलों में हमारे साथ एडवोकेट शिराज कुरैशी जी जुड़ रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और वक्फ के विशेषज्ञ हैं। संजय राणा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन मैं ज़रा शुरुआत करना चाहती हूँ दुष्यंत नागर जी से। राहुल गांधी जी ने, दुष्यंत नागर जी, अभी एक बात आपने सुना होगा पैकेज में, और आपके मतलब समर्थक हैं आप कांग्रेस पार्टी के, तो नेता भी हैं वो। अब वो बोल रहे हैं कि असंवैधानिक है, इसीलिए मैंने सोचा कि ज़रा आज संविधान को देखा जाए। संविधान में ना तो वक्फ का नाम कहीं है, पूरी मैंने छान मारा और मैंने एक एक पन्ना देखने की कोशिश की, कहीं नहीं दिखा। असंवैधानिक भी ये कानून कैसे है, इसका भी कहीं खुलासा इस संविधान में, भारत के संविधान में, हमारे संविधान में नहीं है। अब राहुल गांधी कौन सा संविधान लेकर घूम रहे हैं जिसमें उनको वक्फ का एक कानून असंवैधानिक लग रहा है, जिसको लेकर उन्होंने कह दिया है कि हम पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर मुसलमानों के साथ खड़े हैं। मैं इस पर आपका जवाब पहले चाहती हूँ। जी देखिए, संविधान में ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, राइट प्रॉपर्टी का अधिकार दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देश के बहुसंख्यक लोगों को ऐसा लगता है, एक बड़े वर्ग को ऐसा लगता है कि इस संविधान में
उनकी जो है खिलाफ वर्जी की गई है, उनका उल्लंघन किया गया है, इसलिए लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में तय हो जाएगा कि राहुल गांधी ठीक है या भारतीय जनता पार्टी ठीक है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री साहब ने भी बोला और आपके कार्यक्रम में भी, 2013 में जो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी, कांग्रेस लीड यूपीए गवर्नमेंट की, उसने 125 प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर की। उसके ऊपर बहुत बड़ी बात हुई, लेकिन उसमें ये भी जानने की जरूरत है कि वो सारी प्रॉपर्टियां या तो मस्जिद थी या कब्रिस्तान की जमीन थी। वो कोई ऐसी प्राइवेट जमीन नहीं थी कि जिसमें कोई भूमाफिया कब्जा कर ले, कोई अन्य व्यक्ति कब्जा कर ले। वो उनके यूज की जमीन थी, जिसको वो अपने धार्मिक कार्यों में पहले से ही इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि जी देखिए मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, आप भी आप तो नहीं कह रहे, मतलब भाजपा कह रही है, उसको आपने बताया। देखिए, भारत के संविधान में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो कमजोर वर्ग है, उसके लिए विशेष प्रावधान है। हमारा जो ढांचा है, जो पूरा हमारा संवैधानिक ढांचा है, जो भारतवर्ष की एक अवधारणा है, वो उनको सुरक्षा की बात करती है। और अगर विपक्ष के सभी नेता उनकी दुख दर्द, उनकी नाराजगी, उनकी समस्या को सुन रहे हैं, उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उसे इस तरीके से परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो और 2013 के कानून के ऊपर सर्वाधिक जो सवाल उठाए जाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज कहा, मैं ये बताना चाहता हूं देश को कि भारतीय जनता पार्टी ने भी उस कानून का समर्थन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में किया था। ठीक है, वो भाजपा का समर्थित कानून था। जिसको आपने क्या शब्द इस्तेमाल किया, ये कौन सा वर्ग है? ये आपने कहा कि ये अल्पसंख्यक, मतलब मुसलमान, अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित, आदिवासी, ये कौन सा वर्ग है? के लोग जो सामाजिक रूप से पिछड़े रहे हैं सदियों से, जिन्होंने समाज की पिछली लाइन में जो लोग खड़े रहे हैं, मैंने उनकी बात। गरीब और पिछड़े कहा था ना आपने? जी बिल्कुल कहा। तो ये गरीब और पिछड़ा वर्ग जो है ना, उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ मैं अभी, गरीब और पिछड़ा वर्ग, उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 संपत्तियां हैं गरीब और पिछड़े वर्ग की। शिया वक्फ बोर्ड के पास 7,785 संपत्तियां दर्ज है। गरीब और पिछड़ा वर्ग की बात कर रही हूँ भाई, अरे रुकिए ना। गरीब और पिछड़े वर्ग के पास ये दो तरीके की संपत्तियां हैं जिनको वक्फ माना जाता है, और ये सब कब्जा करने वाली, जबकि असलियत क्या है, मतलब असली जमीन कितनी होनी चाहिए? 2,533 होनी चाहिए सुन्नी वक्फ के पास और 430 होनी चाहिए शिया वक्फ के पास। लेकिन है कितनी? सुन्नी वक्फ के पास है 1,24,355 और शिया वक्फ बोर्ड के पास है 7,785। अब ये जो कब्जे किए गए भूमाफिया जिनका नाम दिया गया, अब ये गरीब और पिछड़ा तो नहीं हो सकता, ये गरीब और पिछड़ा नहीं हो सकता भाई, गरीब और पिछड़ा नहीं है ये। मैडम तो लीजिए, 2.5 लाख एकड़ जमीन तो ऐसी है जिसको तथाकथित रूप से बताया जाता है कि 8.5 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा है वक्फ। 100 करोड़ की वक्फ की संपत्ति पर अतीक अहमद ने कब्जा किया, और जब अतीक अहमद के कब्जे से वो संपत्ति हटाई गई, निकाली गई, तो वहां बना अस्पताल, वहां बना अस्पताल। लेकिन अखिलेश कटियार जी, मैं आपसे भी वही सवाल पूछ रही हूँ गरीब और पिछड़े वर्ग के बारे में, जिसकी बात यहां पर दुष्यंत नागर जी कर रहे हैं। जो गरीब और पिछड़े वर्ग के बारे में कहां लिखा है असंवैधानिक है ये वक्फ, इस संविधान में तो नहीं है जो हमारा भारत का संविधान है। अब आप लोग कौन से संविधान की दुहाई दे रहे हो वो बता दो। ऐसा है रीमा जी, दूरदर्शन के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। संविधान में ये नहीं लिखा है कि वक्फ का क्या करना है। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आर्टिकल 26 में लिखा है कि सभी लोगों को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक जो विचारधारा है, और विचारधारा को पालने के लिए, उसे चलाने के लिए, उसके लिए अगर कोई एसेट है उनसे एक्वायर करना, उन्हें संचालित करना, उसे व्यवस्थित रखना, उसका प्रोविजन संविधान में है। संविधान एक मूल आत्मा है और संविधान को एग्जीक्यूट करने के लिए कानून होता है। तो आप संविधान के अंदर आर्टिकल 26 पढ़ेंगी तो धर्म के लिए क्या गाइडलाइन है उसमें आपको रीमा जी मिल जाएगा।
क्या है उसमें? ये है क्या कि अतीक अहमद नाम का गैंगस्टर अगर 100 करोड़ की वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करता है और सरकार उसको अपने कब्जे में लेती है और उस पर अस्पताल बनाती है, तो ये किसी धर्म के खिलाफ है? ऐसा भी लिखा है। सीमा जी, ये अतीक अहमद और 2-4 नाम लेके देश को कितना गुमराह करना चाहती है। अच्छा, ये गुमराह है? ये क्या है? ये सच्चाई नहीं है। 2-4 नाम मिल गए हैं तो उनके नाम पे पूरा विचार फोड़ देंगे? मतलब देश की आगे की धारा उन 4 नामों से तय कर देंगे आप? समाजवादी पार्टी को अतीक अहमद के नाम से इतनी परेशानी होने लगी, मुझे अच्छा लगा है देखकर। सुन लीजिए बात पूरी। आप संविधान को किसी व्यक्ति से डिफाइन करेंगी रीमा जी? भाई संविधान के अंदर जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को पाले उसको जमीन। ओके, फ्रीज हो रहे हैं। विजय शर्मा जी, चलिए आप ही जवाब दीजिए। आपके जुड़ने से पहले 2 बातें सामने आई। ठीक है, मैं ठीक कर रही हूँ, आपका सिग्नल शायद इशू है। अखिलेश जी, आ रही हूँ आपके पास। विजय शर्मा जी, आपके जुड़ने से पहले 2 बातें सामने आई। दुष्यंत नागर जी ने भी इसको असंवैधानिक कहा, उसके बाद अभी आपने सुना कि अखिलेश कटियार जी भी सेम बात बोल रहे हैं कि पूरी तरह से असंवैधानिक है और आप लोगों की नीयत में खोट है, बेसिकली ये बात कही जा रही है। अगर असंवैधानिक को रुकिए अखिलेश जी, आपकी आवाज बहुत कट रही है। तो सरकार अपने नकारे। हाँ, जरा उनकी ठीक करिए जी। विजय जी, देखिए रीमा जी, इनसे पूछिए संसद में जो पास होता है, कानून बनता है, वो कैसे असंवैधानिक हो सकता है? पूछिए जरा। ये अच्छे खासे समझदार लोग हैं, टीवी के ऊपर कितना गलत नैरेटिव चला रहे हैं ये लोग। अरे भाई, संविधान में तो यही एक कानून बनाने का अधिकार किसको? संसद को है, और संसद के दोनों सदनों ने पास किया है और 113 घंटे चर्चा हुई है। तो आप कैसे कह सकते हो? 25 राज्यों के वक्फ बोर्डों से राय दी गई है, ऐसा वैसे निजी राय आई हुई है। तो आप कितने 200 से ज्यादा डेलीगेट इसमें शामिल किए गए हैं। आप सुनिए जरा, आप सुनिए। जेपीसी अच्छा, अपनी बारी में बोलेंगे दुष्यंत जी, अपनी बारी में बोलेंगे। दुष्यंत जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, तो इसको असंवैधानिक कैसे कह सकते हैं? अब मुझे बताइए कौन सा क्लॉज जो असंवैधानिक है, मुझे बता दीजिए कौन सा है। अब मैं कोट करता हूं माननीय अमित शाह जी को। उन्होंने संसद के अंदर कहा कि 2013 तक 18 लाख करोड़ प्रॉपर्टी थी। अब आप मुझे बताइए 21 लाख प्रॉपर्टी और जुड़ गई इसके अंदर, 39 लाख प्रॉपर्टी इसके अंदर हो गई। तो 2013 के जो इन्होंने कांग्रेस ने पाप किया है वो देश के सामने है, उसका जवाब दे दे। ऐसा क्या हो गया 10 साल के अंदर? क्यों? क्योंकि इसके अंदर सुनिए ट्रिब्यूनल के अंदर एक अंतिम फैसला था। आप कोर्ट जा नहीं सकते थे, अगर जा सकते थे तो आप हाई कोर्ट में रिट डाल सकते थे। और भी ट्रिब्यूनल जो होता है वो इनकम टैक्स वगैरह के लिए होता है। अगर आप ऑनरशिप क्लेम करते हो तो आपको रेवेन्यू कोर्ट या सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है। वहां प्लेंटिफ एविडेंस होती है, डिपेंडेंट एविडेंस होती है, सूट फॉर डिक्लेरेशन का दावा डालना पड़ता है। तो आपने तो वहां सारे हक मार दिए। आज रीमा पारासर जी का मकान पे दावा कर देता है वक्फ बोर्ड, ये कहां जाएंगे? रिट में क्या है? रिट में कहीं प्रोविजन है क्या? बताइए मुझे, डीडब्ल्यूएच का, पीडब्ल्यूएच का। पॉइंट यहाँ पर है, हास्यास्पद बातें करते हैं। पॉइंट यहाँ पर है। संवैधानिक तो ये था। मुझे बताइए संविधान में कहां लिखा हुआ वक्त का नाम? इस वक्त नाम की चिड़िया का नाम बता दो आप मुझे कहीं। 1954 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये लाए, उसके बाद में 1959 में, 1963 में, 1984 में, 1995 में, 2013 में संशोधन हुए। तो एक संशोधन और हो गया तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है? अगर कुछ गलत होगा तो फिर ठीक कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही दुष्यंत नागर जी, ओके, इस तरह की बातें। 2 मेहमान और जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना है मुझे, लेकिन क्विक रिएक्शन। दुष्यंत नागर जी, मेरा सवाल ये, अब इस पर तो देखिए वक्फ क्या है और क्या नहीं है, उसने किसका हक मारा नहीं मारा, वो सारी डिबेट आधी रात तक हो चुकी है संसद में, कानून बन चुका है, कल से अमल में आ चुका है। मेरा पॉइंट तो यह है कि 2 दिन के अधिवेशन में भी कांग्रेस को क्या दिखाई दिया? सिर्फ मुस्लिम प्रेम। ममता बनर्जी को क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ मुस्लिम प्रेम। जो चीज अब कानून बन चुकी है, कब तक आप लोग उसके खिलाफ जा जाके सड़कों पर विरोध करेंगे? दुष्यंत नागर जी, क्या मजबूरी है? ये आपका नजरिया है। पहले तो मैं विजय जी से ये कहना चाहूंगा, विजय जी
2013 का कानून का समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने भी किया था। आप उसे ऐसा मत कहिए कि वो कांग्रेस का कानून था। आपके नेताओं के लोकसभा और राज्यसभा के रिकॉर्ड पर दिए गए भाषण मौजूद हैं, आपने उसका समर्थन किया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कहां ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टियां रातों रात बढ़ गई। बहुत सी ऐसी संपत्तियां हैं जिसपे वक्फ का कब्जा ही नहीं है, और बहुत सी प्रॉपर्टियां तो ऐसी हैं, आधे से ज्यादा प्रॉपर्टियां तो ऐसी हैं कि जिनपे मस्जिद है और कब्रिस्तान है। तो देखिए, ऐसे नैरेटिव देश के समक्ष मत रखिए। अगर किसी को असंवैधानिक लगता है तो वो न्यायालय में गए, न्यायालय फैसला करेगा। असंवैधानिक तो सीएए भी लगा, असंवैधानिक तो ट्रिपल तलाक भी लगा, और असंवैधानिक महिलाओं को दिए जाने वाला हर वो हक लगा कांग्रेस पार्टी को। संजय राणा जी, संजय राणा, ओके, वो कानून में तो आपका भी समर्थन था बनवाने में 2013 के महाराज। अरे आप मुझे बताइए, जवाहरलाल नेहरू जी 1954 में लाए थे, अब भी मानिए कि हमने गलती की, हमारी सरकार, हमारी पार्टी ने गलत उसका समर्थन किया कानून का। हम ठीक कर रहे हैं ना, हम ठीक करने का काम कर रहे हैं, फिर आपको तकलीफ कैसे हो रही है? आप मुझे बताइए, आप भैया बताइए कौन से क्लॉज से आपको प्रॉब्लम है, बताइए आप। दुष्यंत नागर जी, मैं आपको चुनौती देता हूँ, कौन सा क्लॉज है मैं आपको जो मुस्लिमों के हक को मारता है? बताओ आप मुझे। का जो कानून संसद ने पारित किया, और मैं उसमें बताना चाहता हूँ, आपके 2 नेताओं के बयान है रिकॉर्ड पे जिन्होंने समर्थन में भाषण दिया है। अरे मैं तो आपसे ये पूछता हूँ, संशोधन हुआ उसमें कौन सा क्लॉज है जो मुसलमानों के हित में नहीं है, जो असंवैधानिक है? मैं 2 चीजों की बात मुझे बता दीजिए। लेकिन आपका, रीमा जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मुझे नागर साहब ये बता दें कौन सा क्लॉज है जो मुसलमानों के खिलाफ है? कौन सा क्लॉज है जो नैरेटिव और देश को गुमराह, ओके, फेक नैरेटिव और देश को गुमराह करने के लिए पूरा 2024 से लोग लगे हुए हैं, लेकिन देश गुमराह नहीं होगा। संजय राणा जी को फ्रेम में लेकर आइए प्लीज। देश गुमराह नहीं होता ऐसी चीजों से। और फेक नैरेटिव संजय राणा जी तब भी बनाने की कोशिश की गई जब ये कहा गया कि संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, और अब उसी संविधान में कहीं एक शब्द गिनाते नहीं गिनने में आ रहा है। तो ये संविधान का नाम ले लेकर आखिर ये चल क्या रहा है? ना दुष्यंत नागर बता पा रहे हैं संविधान में कहाँ लिखा है, ना अखिलेश कटियार बता पा रहे हैं, लेकिन नाम संविधान का बदनाम किया जा रहा है। संजय राणा, गुड इवनिंग पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। अरे भैया, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनल। देखिए, ऐसा संविधान की चर्चा अगर राहुल गांधी करें तो उनको संविधान नहीं पता, यहाँ पे बैठे हुए दुष्यंत नागर जी करें, इनको भी संविधान नहीं पता। इनको पूछ ले कितने पन्ने हैं संविधान में, कितने लोगों ने साइन किया, नहीं पता। अरे सर सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भैया, अभी संविधान पे आ रहा हूँ। अरे आ रहा हूँ ना दुष्यंत जी, काहे व्याकुल भारत हो जाते हो? देखिए, संविधान अभी सब लोग आर्टिकल 26 अनुच्छेद 26 समझा रहे थे। क्या हुआ ये? कहाँ चले गए दुष्यंत नागर? क्या हुआ इनको अचानक? ये भाग जाते हैं ना, क्योंकि अचानक किस बात पर भागे हैं ये तो पता लगे। ये दुष्यंत नागर भाग जाते हैं। हुआ क्या है दुष्यंत नागर को? दोबारा जोड़िए जरा, किस बात पर गए ये फ्रेम छोड़कर? कुछ समझ ही नहीं आया क्या ऑपोजिशन था उनका? समस्या क्या है उनको? वजह क्या थी? समझ ही नहीं आया कुछ। देखिए, ऐसा है कि दुष्यंत नागर इसलिए भाग गए हैं आपका शो छोड़ करके कि सामने मैं बैठा हूं उनकी बगिया उथेड़ने के लिए। आपने आर्टिकल का नाम लिया, इन्होंने बोला 26 का वायलेशन है, 26 सबको राइट देता अपने अपना धर्म का पालन करने के लिए। बताइए आर्टिकल 14 क्या बताता, आर्टिकल 21 क्या बताता? जो पुराना कानून था आर्टिकल 14 एंड 21 का वायलेशन हुआ करता था, तो उस पर कोई चर्चा नहीं करता। अब किस संविधान की बात कर रहे हो? जिनके परिवार वालों ने 84 बार संविधान को बदला, वो संविधान की बात कर रहे हैं। वो परिवार संविधान की बातें कर रहा है जिसने चुपके से बैठ करके इमरजेंसी लगा करके एक सेकुलर शब्द जो दिया, उस परिवार की बात कर रहा है। आज के जमाने में, आज के दिन में होड़ लगी हुई है कि मुसलमान हितैषी कौन है। और ये देखिए, जो तकरीबन 1995 के बाद से पार्टी सत्ता में नहीं है कांग्रेस गुजरात के अंदर, वहां पे अधिवेशन करने गए हैं। उनके तकरीबन ऐसे प्रदेश में, देश में 7 प्रदेश है जहां पे उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। 3 ऐसे प्रदेश जहां पे उनके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स नहीं है। वो पार्टी उस पर चिंतन नहीं कर रही। वो पार्टी वहां चिंतन ये करने गई है कि मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी और मसीहा राहुल गांधी कैसे बने। समस्या यहां पे वोट बैंक की है, समस्या यहां पे होड़ है। जितने हो, समाजवादी हो, चाहे टीएमके हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, सब मुसलमान वोट को अपने पक्ष में करने के लिए होड़ में लगे हुए हैं। और संविधान की दुहाई कौन दे रहा है? जिसको संविधान का ज्ञान नहीं है, संविधान के बारे में कुछ जानता नहीं है। मैं बोलता रहा हूं, एक आर्टिकल 26 लेके बैठे, हम तो 2 लेके बैठे, 14 और 21 आके हमसे डिबेट कर लो कि 14 21
उसका वायलेशन करता है कि नहीं करता, लेकिन कोई डिबेट करना नहीं चाहेगा, छोड़ के डिबेट भाग जाएंगे। समस्या इस देश में क्या है कि एक वर्ग को खुश करने के लिए सारी की सारी विपक्षी पार्टियां लगी। उसका कारण भी है, कहीं पे 27% एक वर्ग है जो डायरेक्ट वोट देता है, कहीं पे 19% वोट है एक तरफा देता है। ये एक तरफा वोट के लिए राजनीति की जा रही है। जिस पर बोल रहे हैं वो अभी शो में है नहीं, जुड़े नहीं हैं, उनको आने दीजिए। लेकिन मैं रोहित जी आपके पास आऊं, लेकिन अखिलेश कटियार जी पहले जवाब देंगे, उसके बाद रोहित अग्रवाल। नहीं रीमा जी, जो बात अभी मैं सुन रहा था, मैं परिचय राजनीतिक विश्लेषक हैं सज्जन, जो बात मुसलमानों के बारे में इस समय हो रही है और इस देश के जो शासक हैं उन्हें बहुत चिंता हो रही है मुस्लिम समाज गरीब होने की, मुस्लिम समाज के बदहाली की, और उनकी जमीनें इतनी ज्यादा हैं और इसके बावजूद भी इतने उनके हालात खराब क्यों हैं और हम उनका उद्धार करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। और कुछ दिन पहले जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा था तब ये बात कर रहे थे कि अभी ये चर्चा साथ में भी भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं कि 60 साल में इनके साथ कुछ किया नहीं। आर्टिकल पर चर्चा नहीं कर रहा, देखिए लेकिन अभी कभी कहते हो आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, कभी कहते हो कि मुसलमानों के लिए आपने कुछ किया नहीं। यही समझ नहीं आता कि आप कहना क्या चाहते हो। दूसरी बात, जो जमीनों की बात जब आती है ना, तो जो अयोध्या में हुआ है वहां 1300 एकड़ लैंड जो है श्री श्री रविशंकर और अडानी और बाबा रामदेव को दी गई है, ये भी जानकारी होगी आपको, उसमें बात नहीं करना है हमको। और संविधान के बारे में कि ये जो इतने साल जिन्होंने संविधान चलाया इन्होंने बदलाव उस पर शुरू हो जाते हो कि उन्होंने ऐसा अरे किया। सर, आप संविधान में कहाँ लिखा है वो नहीं बता पा रहे हो, लेकिन संविधान का नाम बार बार लेना है, ऐसे नहीं होता। दुष्यंत नागर जी क्यों नाराज हो गए थे आप अभी, क्या हुआ था? अगर गरिमा में तरीके से आपके पैनलिस्ट बात नहीं करेंगे तो हमें कोई शौक नहीं, हुआ क्या था? मैं तो देख ही नहीं पाई, क्या हुआ था? शब्दों को आपने विश्लेषण नहीं किया। आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के समर्थकों के शब्दों का भान नहीं रहता है। अरे भाई हुआ क्या बता दीजिए ना, मुझे नहीं अच्छा लगता मेरे शो से कोई इस तरह वॉकआउट करे, मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए बता दीजिए, नहीं अच्छा लगता। ओके, रोहित अग्रवाल जवाब देंगे। ठीक है, रोहित अग्रवाल, क्या फायदा? रोहित अग्रवाल, ठीक है, रोहित अग्रवाल। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अब वक्फ बिल जो है वो कानून बन चुका है और उसका विरोध करना मतलब भारत के कानून का विरोध करना है। और भारत के कानून का विरोध करने वाले लाल डायरी लेके सड़कों पे कूदते हैं, जो कि ब्लैंक निकलती है जब खोली जाती है। तो मुंबई की सभा में खाली सादी डायरी बांट रहे थे ये लोग। ये बताएं कि भारत के कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं। एक बात तो बिल्कुल साफ है ना, वक्फ बिल के अंदर पहली बार तो बदलाव हुआ नहीं। 2013 में आप स्वयं कह रहे हो कि आपने बदलाव किया था, 1995 में भी हुआ था, और बदलाव तो प्रकृति का नियम है। आप क्यों नहीं चाहते हो कि मुसलमानों की तरक्की हो? और कब तक आप तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट लेते रहो? कब तक आप मुसलमानों को कुचल के उनकी लाशों के ऊपर राजनीति करने का काम करोगे? आपको तो ये बताना पड़ेगा ना कि भैया समस्या कहाँ है। समस्या बता नहीं पा रहे हो। अभी खुद अखिलेश कटियार जी कह रहे थे इतनी संपत्ति है मुसलमानों के पास, उसके बाद भी उनकी इतनी दुर्दशा क्यों है। तो आप बताओ ना, जवाब आपको देना पड़ेगा ना कि इतनी बड़ी वक्त संपत्ति होने के बाद भी उनको क्यों नहीं पैसा मिल रहा। मैंने यही बात कही थी अखिलेश कटियार जी कि कैसे वो पिछड़े और गरीब हैं, इतनी संपत्ति, और पूरे उत्तर प्रदेश में अगर देखें 27% हिस्सा सिर्फ यूपी में है। तो अब अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि गरीब मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिले, बच्चियों की पढ़ाई मिले, उनकी एजुकेशन के लिए उन संपत्तियों का इस्तेमाल हो, तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? इनको दिक्कत ये है कि मुसलमानों को विकास नहीं चाहते। आप समाजवादी पार्टी के जितने मुस्लिम विधायक और सांसद हैं उनकी संपत्तियां उठा के देखिए, आधी संपत्तियां तो वक्फ की निकलेंगी जो कब्जा करके बैठे हैं ये लोग। कौन? तो इसीलिए चाहते हैं कि वक्फ का बिल लागू हो जाएगा तो इनकी नहीं, संपत्तियां कब्जा करके बैठे। समाजवादी पार्टी वाले संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे, वक्फ वाले क्या बोल रहे हो आप? समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक अच्छा संपत्तियों पे कब्जा करके बैठे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, आप जांच करवा लीजिए, इनके सांसद और विधायकों की जांच करवा लीजिए। आधी संपत्ति उनकी वक्फ की संपत्ति है, अखिलेश जी इसीलिए इनको बोलिए। सबसे ज्यादा समस्या है। अखिलेश जी, जो बदलाव की घोषणा आपने करी है ना कि इसे हालात बदलेंगे, ये घोषणा आपने की थी ना जिस दिन जो नोटबंदी लेके आए थे, उससे भी देश बदल गया। विधायक और सांसदों की संपत्ति पे भी थोड़ा ज्ञान दीजिए अखिलेश जी। आपके समाजवादी पार्टी के मुस्लिम सांसदों विधायकों की संपत्ति पे भी थोड़ा ज्ञान दीजिए। उस पे क्यों आप मुद्दे से भाग रहे हैं?
देखिए अब इनका नेटवर्क नहीं चला नहीं, वो जाएगा भाग नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके सच्चाई एंड पे सामने सिग्नल आ का गई। बहुत मेजर इशू है, वो बार बार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार सिग्नल जा रहा है। अगर किसी सांसद अथवा विधायक ने किसी संपत्ति पे कब्जा किया हुआ है तो उसके लिए तो बहुत सारे कानून हैं, आप उसके तहत उन पे कार्रवाई करिए। अरे उसी कानून को तो सशक्त करने के लिए वक्त बिल को सशक्त किया गया है मेरे दोस्त, उससे पहले मेरे बहुत सारे मित्र, उसी कानून को सशक्त करने के लिए वक्त बिल को सशक्त किया गया है, क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रक्चर ही वक्त बिल का सपोर्ट नहीं करेगा तो कानून काम कैसे करेगा? जब आप ही नहीं बताओगे कि वक्त संपत्ति के ऊपर कब्जा हो गया है, क्योंकि जो वक्त के जिम्मेदार है वही कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो इसीलिए वक्फ कानून को लेके आए हैं, इम्प्लांट किया है कि भैया जो सशक्त है, जो अपनी संपत्ति को अपनी तो बताए, ये तो कहे कि हाँ ये संपत्ति हमारी है। वो तो रीमा जी के घर को अपना बता रहे हैं कि ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में चलता रहे कि रीमा जी का घर उनका है कि नहीं है। अरे भाई यहाँ तो ये कहा जा रहा है जो वक्त की संपत्ति है उसको कम से कम कब्रिस्तान तो रहने दो, कब्रिस्तान के आसपास मार्केट तो मत बनाओ, मस्जिद के चारों तरफ दुकानें तो मत खोलो। दुष्यंत जी आपने इतना मासूम सवाल पूछ लिया, एक सेकंड, दुष्यंत जी आपने इतना मासूम सवाल पूछ लिया कि कहीं कोई ऐसा उदाहरण है? आप तो मतलब ऐसा लग रहा है कि रोज डिबेट में बैठते हो फिर भी अनभिज्ञ की तरह आप बात कर रहे हो। यहाँ पर वक्फ की, एक मिनट, यहाँ पर तो संगम को वक्फ की जमीन बोल दिया गया था, प्रयागराज को वक्फ की जमीन बोल दिया गया था, स्टेडियम को वक्फ की जमीन बोल दिया जाता है, कहीं पर भी रुमाल रख दो और कह दो ये वक्फ की जमीन है। ऐसे आपने इंसिडेंट नहीं देखे, फिर बताने की जरूरत है क्या? सारे विजय भाई के आदमी होते हैं, अरे भाई जिन पे ऐसे बयान दिलवाते रहते हैं कि जिससे डिबेट होती रहे, विषयांतर होता रहे, चर्चा चलती रहे। अच्छा, वो बीजेपी के लोग हैं सारे? हाँ, साजिद रशीदी जी को देखा आपने, आके उन्होंने टीवी पे कहा कि मैं बीजेपी को वोट देके लेकिन उन्होंने कभी नहीं रुमाल रखकर कहा था ये वक्फ की जमीन है, उन्होंने तो कभी नहीं कहा। अरे उन्होंने तो हजार बार बोला था। अच्छा, दूसरा जो दिल्ली के इनके जो अपना जामा मस्जिद के उनके मौलाना, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके। तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर अगर मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उनके लिए काम कर रही है और वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए मैडम, विकास करें, विकास करने के लिए तो लोगों ने चुना है, लेकिन विकास कहाँ हो रहा है? आप देखिए, बैंकों का 16 लाख करोड़ रुपए का चल रहा है। अब आप कहाँ पहुंच गए? विजय शर्मा का रुख करना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटते हैं विजय शर्मा जी के पास। छोटा सा ब्रेक। एकादशी रातिया, some tea is a best tea. It's a magical beverage actually. Some tea is alright. 200 glorious years of Vasanti. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। चलिए, मुझे विजय शर्मा जी का रुख करना है, लेकिन अखिलेश जी जुड़ गए हैं, एक सवाल उनसे लूंगी फिर मैं जवाब के लिए जाऊंगी। अखिलेश जी, सबसे बड़ा झटका तो समाजवादी पार्टी को लग रहा है ना, और जो बात रोहित अग्रवाल कह रहे हैं वो इसीलिए डंके की चोट पर कह रहे हैं ये बात, क्योंकि आपकी पार्टी से छिटक कर मुस्लिम कार्यकर्ता, मुस्लिम नेता जयंत चौधरी का हाथ थाम रहे हैं और वो कह रहे हैं इन्होंने हमारे पक्ष की बात की है संसद में, यही हमारे बारे में बोल रहे हैं। अखिलेश यादव नहीं बोल पा रहे हैं, तो दुखती रग ये है एक्चुअली। रीमा जी, छिटक के कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके साथ आ रहा है, ये तो जानकारी तब हो गई थी जब चौधरी साहब की कोठी निकाल के समा फेंक दिया थे नहीं भारतीय जनता पार्टी वालों। उसका इससे क्या? तब राज्यसभा में भेजने का, सुन लो ना मेरी बात, तब राज्यसभा में भेजने का काम समाजवादियों ने किया था, तो उस पर तो बात करने का राष्ट्रीय लोकदल की दया के ऊपर हुआ है। माननीय अजीत सिंह जी को धोखा देके मुलायम सिंह जी ने उसको बहुत जरूरी नहीं समझता हूँ। जरूर बातें क्यों करते हो जी, जिसमें आपको नीचा देखना पड़ जाए? अरे आपका बिजली चोर सांसद बर्क, उसकी संपत्ति जांच करवाओ कितनी बर्क है। अरे बिजली चोर सांसद है कि नहीं है बर्क? किसानों के लिए संपत्ति का जांच कराओ ना। अरे कैसी झूठ पटांग बात करते हो आपके सारे जितने भी मुस्लिम नेता हैं वो छोड़ के राष्ट्रीय लोकदल में आ रहे हैं। भगदड़ मची हुई है आपके यहाँ, आपके यहाँ तो भगदड़ मची हुई है। राष्ट्रीय लोकदल के अंदर सारे मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी छोड़ के आ रहे हैं। बीच में चुप नहीं होते। स्थिति ये है कि हमारे यहाँ तो इतनी लंबी अच्छा, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। रोहित जी आ रही हो आपके पास, एक बार जरा विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं, लौट कर आ रही हूँ। The transshipment facility
extended to Bangladesh had over a period of time resulted in significant congestion at our airports and ports. Logistical delays and higher costs were hindering our own exports and creating backlogs. The facility, therefore, has been withdrawn with effect from 8th April 2025. And let me clarify here, I saw some reports. These measures do not impact Bangladesh's exports to Nepal and Bhutan transiting through Indian territory. So that was Keshav for you. Can we have more questions? Sir, this is regarding Bangladesh only, Ghazali from NDTV here. Just wanted to understand about the extradition request from Bangladesh for Sheikh Hasina, and the press secretary of the chief advisor, they are putting out a Facebook post. So what is the response? What is the status? And also India has been raising the issue of the persecution of minorities in Bangladesh, and that came up for discussion with the Prime Minister as well. So are we satisfied with the response there, or what is the status for all these 7-8 months since Sheikh Hasina was ousted from there? Rishabh? Good evening, sir. Rishabh from Times Now. So again on Bangladesh, I have a couple of questions. First, near the chicken neck at the Harlal Monerha, there is a Second World War era airstrip which is being redeveloped. The report suggests that with the help of Pakistani Air Force, J-17 aircrafts are to be operated from there. Is India aware of it, and have we taken any step in this regard? Again, when Chief Advisor was in China, he spoke to Chinese President about the Teesta watershed, which is a bilateral agreement between India and Bangladesh. He wanted China to intervene. So have we raked this up with Dhaka? And third, after the meeting with Prime Minister Narendra Modi, the press secretary of Chief Advisor came up with a long post on Facebook where he spoke about things like Prime Minister telling him that India is aware of the mistreatment, quote unquote, of Muhammad Yunus by the former Prime Minister Sheikh Hasina. Also, he says that on the issue of extradition, the response was not negative from India. So if we can have more details of that. Okay. Elena? Good afternoon, Iliana TASS News Agency. Recently, Deputy Foreign Minister of Russia said that visit by Shri Narendra Modi to Moscow for Victory Day is being worked out. Can you confirm this information? And also, will Indian military contingent participate in the parade on Red Square on Victory Day? And will Shri Rajnath Singh come to Moscow for Victory Day? Thank you very much. Okay. Shivam? Thank you, sir. This is Shivam Patel from Reuters News. A query on trade talks. So we are discussing trade deal with the EU and also in talks with US. We expect both, or we anticipate both to be completed this year. Is there a certain timeline whether one sort of the talks with EU are expected to conclude earlier than the US? Secondly, China has also asked India to stand with it in the response to US tariffs. How does India view China's comments on that? Okay. Uma? Sir, I'm Uma Siddiqui from Stat News Global. I have two questions. One is Prime Minister met with the Nepalese PM during the BIMSTEC. Did they discuss how Nepal is including some certain parts of Uttarakhand in the 8th standard school books? And my second question is Nityananda, that fake guru, he has created a scandal in Bolivia by trying to buy land and from indigenous people. So if you have anything on that. Okay, so Ghazali, coming first to your question, see, on the question of extradition, I have stated our position on this issue earlier, and I have no further comment to offer to you. On your question of the minorities, this particular issue came up for discussion. We have conveyed our concerns regarding treatment of minorities, the kind of violence
that have happened against them, and we also highlighted and we have been doing this in several of our conversations, including when we had the meeting in Bangkok, that these violence and atrocities against the minorities cannot be just wished away or said that they are because of political reasons or they are media agitations. So we hope that the Bangladesh government will take strong action against those who are responsible for these atrocities. Rishabh, you have several questions. One, of course, regarding the chicken's neck. We closely follow, as you know, all developments which have an impact on our security, and we take action as appropriate. On Teesta, there are 54 rivers which are shared between India and Bangladesh. Now, to discuss all relevant issues, water issues, we have a mechanism, a bilateral mechanism, which is called Joint Rivers Commission. We are ready to discuss all issues, provided that they are mutually agreed upon and provided that the overall environment is conducive for the same. You also had a question regarding on Teesta matters, issues again, concerning all 54 rivers between India and Bangladesh, including Teesta, are a bilateral matter between the two countries. Established institutional mechanisms, including, as I said, the Joint Rivers Commission, supported by technical level discussions, deal with all relevant water-related issues and are bilateral in nature. On the extradition, I gave you what our position is. Elena, regarding our Prime Minister has received invitation for participation in the Victory Day celebrations. We'll be announcing our participation in Victory Day celebration at the appropriate time. As far as participation of Indian contingent is concerned, that again we'll let you know as and when we have an update and something to report to you. Even on trade talks, on 3rd we had a detailed press release issued by the Ministry of Commerce where India's position was made clear. We are studying the implications of the tariffs that have been announced, reciprocal tariffs, and discussions, as you know, are ongoing between India and US trade teams for an expeditious conclusion of a mutually beneficial multi-sectoral bilateral trade agreement. India values its comprehensive global strategic partnership with the US and is committed to working closely with it. So we hope, the joint statement when the Prime Minister went to Washington DC, the joint statement adopted then said that we would like to conclude this particular agreement by fall of this year. So we are hopeful. Both teams are in discussion and hopefully we can close it. On the other EU FTA, yes, there was a very high commitment on both sides that was made amply clear when the EU President was here. We also hope that these negotiations will also move fast and will be concluded in a manner that is mutually beneficial. It is balanced and mutually beneficial to both sides. On these border issues, etc., we have a bilateral mechanism with Nepal to discuss these issues. Now, when you take some unilateral action, that doesn't mean that the situation on the ground will change or the reality will change. So that is how we look at these border issues that you pointed out. As far as the issue of fake guru is concerned, he's a private person. He speaks for himself. I don't have an update. I'll have to get back to you as to if there are other issues which are involved. So far, nothing has come to us. Can we have more questions? Suhasini?
This is Samasini Nagar from the Hindu. I have two questions about the trade deal that you had just referred to. The first is really how India, you said that India is hoping to negotiate this bilateral trade agreement and is therefore not at present, I'll just leave that there, is negotiating this bilateral trade agreement. But given that there are countries that have free trade agreements with the US, that have still been slapped by high tariffs, does India expect that these tariffs are going to be withdrawn? तो विदेश मंत्रालय की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। चलिए मेहमानों का रुख करें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। असम का चाय वर्ल्ड फेमस है, सबको पता है। चाय बहुत आगे जाएगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Ashanti. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है विजय शर्मा जी। काफी सारे आरोप लगे हैं, पहले आपसे मैं जवाब चाहूंगी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, दुष्यंत नागर जी को मैं बता देता हूँ, 2014 में इलेक्शन थे, 123 प्रॉपर्टी लुटियन जोन की मनमोहन सिंह जी ने दे दी, वो सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी स्टे लगाया था इसके ऊपर। तो जरा उसको कुछ बताएंगे। सूरत में नगर निगम मुख्यालय के ऊपर दावा ठोक दिया वक्फ बोर्ड ने, जरा उस पर कुछ बोलेंगे। और हद तो तब होगी जब तमिलनाडु में एक गांव और मंदिर 1600 साल पुराना, इस्लाम आया 1500 साल पहले, उस पर दावा ठोक दिया, उस पर कुछ बोलेंगे नागर साहब। ऐसे गुजरात के गांव में किसानों की जमीन के ऊपर दावा ठोक दिया। कर्नाटक में इनकी अपनी खुद की सरकार है, सैकड़ों किसानों के ऊपर वहां दावा ठोक दिया। वहां इनकी सरकार ने देखा होगा किस तरह से काम किया है। तो दुष्यंत नागर जी, आपके सामने रोजाना अखबार आप पढ़ते हो, टीवी आप देखते हो, किस तरह से निरंकुश हो गया था 2013 के बाद में, और फिर आप टीवी के ऊपर बैठ के ऐसी बातें कर रहे हो। ताजमहल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में 2018 में दावा ठोक दिया, वो तो आपके सामने होगा तथ्य है। कहो तो मैं बता देता हूं, दिल्ली सरकार मौलवियों को तनख्वाह देती है, जिसके पास देश में सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में अगर सबसे ज्यादा प्राइवेट कोई संस्था है तो वो वक्फ बोर्ड है, जिसके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। सरकार को छोड़ दे तो वो 200 करोड़ का सालाना का कमाई सिर्फ, और मौलवियों की तनख्वाह देती है सरकार, सेंटर सरकार, राज्य सरकार देती है मिलके। तो मुझे बताओ ये कैसा है भाई, ऐसी विडंबना। और फिर आप टीवी पे आके उनका बचाव करते हो, तो क्या ये ठीक नहीं होना चाहिए क्या? कोई भी आए और आपकी प्रॉपर्टी को ऐसे लूट ले और आपको मौका भी ना मिले जवाब करने का, दुष्यंत नागर जी। तो टाइटल ऐसे ठीक है दुष्यंत नागर जी। महात्मा गांधी की विचारधारा का समर्थन करने पे आपको आप लोग तो उसका बचाव करते हो जिसने छत्तीसगढ़ में हजारों एकड़ जमीन जंगल काट लिए बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के, उस पे विवाद है। आप क्या बात कर रहे हो विजय जी? 123 प्रॉपर्टियां जो कांग्रेस की सरकार ने वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर की थी, उसमें अधिकांश मस्जिद थी और कब्रिस्तान की जमीन थी। ठीक है, आप बताइए उनका और क्या उपयोग होता? मैं पूरी डिबेट में एक चीज समझ ही नहीं पा रही हूँ। मैं पूरी डिबेट में दुष्यंत नागर जी और अखिलेश कटियार जी, एक मिनट लुटियन जोन में मुझे बता दीजिए कितनी मस्जिदें हैं, कितने कब्रिस्तान है? अरे लुटियन जोन में 123 प्रॉपर्टी में कब्रिस्तान और वो है, कैसे कर रहे हो आप अध्ययन करिए। अखिलेश कटियार जी और दुष्यंत नागर जी पॉइंट पर आते हैं लौट करके। मुझे वक्फ की डिबेट में नहीं पढ़ना है, बहुत बढ़िया डिबेट राज्यसभा लोकसभा में हो चुकी है, सारे पॉइंट्स निकल कर आ चुके हैं, पूरे देश को समझ आ चुका है। गृह मंत्री से ज्यादा तो कोई नहीं समझा पाएगा ना इस डिबेट को, यहाँ पर जो उन्होंने समझा दिया पूरे देश को। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर, एक सेकंड सर रुकिए ना दुष्यंत नागर, सुनिए, दो चीजें हैं अखिलेश कटियार जी और दुष्यंत नागर जी। मुझे दोनों में से कहीं भी इन दोनों प्रावधानों में ये समझ नहीं आ रहा कि जो आप पूरे शो में बताने की और नैरेटिव देने की कोशिश करें संविधान के खिलाफ सरकारी या ग्राम समाज की जमीन को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता, इसमें क्या दिक्कत है? क्यों दिक्कत समझनी चाहिए इस पॉइंट में? विधवा, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथ बच्चों की संपत्तियों को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकेगा, अब इसमें क्या दिक्कत आ गई?
क्यों आप लोग ये दोनों पॉइंट्स के खिलाफ जाकर के बात कर रहे हैं अखिलेश कटियार जी और दुष्यंत नगर जी? क्यों इसको असंवैधानिक कह रहे हैं? दोनों में ही अगर देशवासियों का हित छुपा हुआ है। अखिलेश कटियार जी पहले आप बोलिए। अब रीमा जी, अधूरा सच जो है ना, वो झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। सुना वही तो मैं कह रही हूँ। नहीं, वो कह नहीं रहे हैं, वो बता रहे हैं। आप ये अधूरा सच है जो आप बोल रहे हैं। पूरा बताइए आप क्या सच है। हाँ, जो मुस्लिम धर्म के जो संस्थान है, आप उसमें गैर मुस्लिम डाल दें, सिखों के साथ मुस्लिम डाल दें, बुद्धिस्टों के साथ ब्राह्मण डाल दें, ईसाई के साथ मुसलमान डाल दें, और इसके बाद फिर उनमें आपस में लड़ाई करके मुद्दे पीछे छोड़ दे, राजनीति उसमें आगे करके अपनी राजनीति आगे कर दे। मुझे उस बात से प्रॉब्लम है रीमा जी। उसी बात से सिर्फ प्रॉब्लम है ना? दूसरी बात है, बाकी इन दोनों बातों से तो प्रॉब्लम नहीं है कि अगर 27% हिस्सा उत्तर प्रदेश में है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इन सारी संपत्तियों को देश के, उत्तर प्रदेश के हित के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो आप लोग विरोध तो नहीं करोगे? नहीं, मैं एक बात बताएं कि नहीं, विरोध करोगे आप या नहीं करोगे, वो बताओ ना आप। सुनो तो। हाँ। नहीं, मुझे ये बताओ, योगी आदित्यनाथ ने जो सेना की जमीन रामदेव और अडानी की दे दी, उस पर क्या राय है? अरे मैं पूछ रही हूँ, तलाकशुदा विधवा और बच्चों को, महिलाओं को अगर उनका हक मिलेगा तो क्या आप विरोध करेंगे या नहीं करेंगे यूपी में? ये आप कह रही है, लेकिन वो जमीन मैं कह नहीं रही, जो लिखा है मैं वो पूछ रही हूँ। जमीन आपने अडानी को दे दी, सेना की जमीन अडानी को क्यों दे दी? मैं तो भाई सिंपल सवाल पूछा, सिंपल जवाब दे दीजिए। दो चीजें हैं, सिंपल सवाल है ना, संपत्ति जमीन, सब सिंपल सवाल है ना। देखिए 1,24,355, 1,24,355 अखिलेश जी, 1,24,355, और आंकड़ा होना चाहिए 2,533। अगर इतना बड़ा आंकड़ा, इतना बड़ा उलटफेर अगर उसको ठीक किया जाएगा और बच्चों की शिक्षा में लगाया जाएगा, अस्पताल में लगाया जाएगा, तो आप विरोध करोगे? मैं ये पूछ रहा हूँ कि 1300 एकड़ सेना की भूमि जो अडानी मतलब को आप विरोध करोगे? एक भी बात होनी चाहिए या नहीं? क्लियर है, आप विरोध करोगे? जवाब ले लो मेरा, आप विरोध करोगे मतलब? इस पे जवाब रीमा जी जवाब लीजिए। आप नहीं बोल पा रहे हो अखिलेश जी, आप इसका मतलब आप विरोध में हो इसके, आप महिलाओं के, बच्चों के हक के विरोध में हो। रीमा जी नोटिफिकेशन नंबर लाइए, बताइए कहाँ सेना ने दी जमीन, पूछिए मुझे जरा दीजिए। विजय शर्मा, आपने अभी वक्फ बोर्ड के बारे में बात की, वक्फ बोर्ड कोई बोर्ड है नहीं। ये देखिए पीएम जोशी जी का आदेश। अरे सुप्रीम कोर्ट को मानते हो नहीं मानते हो? सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि ये धार्मिक संस्था नहीं है, ये धार्मिक संस्था नहीं है। भाई आप क्यों मिक्सअप करते हो? तिरुपति बालाजी में गैर हिंदू है कि नहीं है? बताइए आप मुझे। सारे मंदिरों का चंदा सरकार लेती है कि नहीं लेती है? शर्मा जी बताइए ना, वैष्णो देवी मंदिर का ट्रस्ट है कि नहीं है? ये भी बात तो सरकार के खाते में पैसे जाता है कि नहीं जाता है? बताइए। अच्छा मुझे बताइए, नोटिफिकेशन अभी आपने अखिलेश कटियार जी, जो पॉइंट यहाँ रोहित अग्रवाल जी ने उठाया, जो विजय शर्मा उठा रहे हैं, मेरा पॉइंट वही था। दुष्यंत नागर जी भी इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की क्या मजबूरी है कि महिलाओं, बच्चों, पीड़ितों और जिनको स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, अगर उनके लिए इस वक्फ की जमीन का इस्तेमाल होगा तो आप लोग विरोध नहीं करोगे? नहीं करना चाहिए, हम बिल्कुल उसके विरोध में खड़े होंगे। जहां कहीं भी समाज के किसी भी पीड़ित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, विधवा महिला की जमीन पे कोई भी कब्जा करेगा, हाँ। हम उसके विरोध में खड़े होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आप वक्फ बिल के साथ खड़े हो आप, इसका मतलब? वो आपकी मर्जी, आप अपना। मेरी मर्जी नहीं, आप ही तो कह रहे हो। बिल भी यही कह रहा है और आप भी यही कह रहे हो, इसका मतलब आप समर्थन में आ रहे हो। फिर कांग्रेस पार्टी की कंफ्यूजन क्या है, ये समझ नहीं आ रही मुझे। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि सरकार ने जिस तरीके से प्रोपोगेंडा फैलाया है इस बिल पे, जो विपक्षी पार्टियों को बताइए प्रोपोगेंडा क्या फैलाया, बताइए नागर साहब। भाई अभी कह रहे हैं, नागर साहब बताइए, आप बताइए क्या गलत बोला है सरकार ने, मुसलमानों क्या गलत बोला है? आपने 12 घंटे की चर्चा की मांग की, वो चर्चा की मांग आपने पूरी कर दी। आपने कहा जेपी सिंह
इसमें गठित कीजिए, जेपीसी गठित कर दी। वो सारी बातें आ चुकी है विजय शर्मा जी। लगभग एक हफ्ते से हम डिबेट कर रहे हैं इस मुद्दे पर। फाइनल कमेंट मुझे संजय राणा। ओके, फाइनल कमेंट एक लाइन में जल्दी से 5 सेकंड। मुझे 5 सेकंड जरूर दीजिएगा कि बार बार इन्होंने 123 जो प्रॉपर्टी दी थी उसके बारे में बोल रहे कब्रिस्तान को दी गई। तकरीबन 23 प्रॉपर्टी सिर्फ कब्रिस्तान और मस्जिद थे, बाकी प्रॉपर्टी प्राइम प्रॉपर्टी लुटियन जोन में। तो झूठ बोलना बंद करें, नंबर 1। नंबर 2 ये बोले हमारी पार्टी राम को मानने वाली है। बिल्कुल सही कहा, वो गांधी के राम को मानने वाली पार्टी आज अस्तित्व में, राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह उठाती है। उस पार्टी पे भी प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए। नंबर 2। नंबर 3, हमारे एक मित्र वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि भैया सेना की जमीनों पे कब्जा करें। जगह नहीं पता है। 1954 में टोटल प्रॉपर्टी मालूम है रीमा जी कितनी थी? मात्र 54 प्रॉपर्टी से लाखों करोड़ एकड़ जमीन कहां से आ गई? 54। इतना ज्यादा दान कर रहा था। आपका पार्लियामेंट पे कब्जा कर लिया था। मैं वही फिर से कह रही हूँ, ये सारी चीजें आ चुकी है डिबेट में। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और सीधे आपको बीजेपी मुख्यालय ले चलते हैं, जहां वरिष्ठ